गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था। कल अपन ने सेक्शन 37 डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। एक तो जो आपको प्रॉमिस पूरा करना था, आपने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया, उसे बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। और दूसरा ये कि आपने अपने तरीके से अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया, उसे क्या बोलते हैं अपन? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंसेस। तो दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। उसके बाद अपन ने अगला टॉपिक पढ़ा था कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड कब होती है। कब वैलिड होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? जब उसमें चार कंडीशन पूरी हो। कौन कौन सी? पहला, विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। रीजनेबल टाइम फॉर इंस्पेक्शन शुड बी अलाउड। और होल ऑब्लिगेशन इज ऑफर्ड बाय द प्रोमिसर। पूरी ऑब्लिगेशन करने के लिए वो तैयार है। अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती है तब तो आपकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था अगला टॉपिक कि सेक्शन 40, 41 एंड 42 ये किस चीज के बारे में बात करते हैं? हु में परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस है उसे कौन पूरा कर सकता है? हु में परफॉर्म। तो इसमें से सेक्शन 40 और 41 अपन ने डिस्कस किए थे। सेक्शन 40 बोलता है कि तीन लोग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला प्रोमिसर, दूसरा एजेंट और तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तब तो सीधी सी बात है सिर्फ प्रोमिसर परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन पर्सनल स्किल के अलावा अगर बाकी कोई भी प्रॉमिस है तो उस प्रॉमिस को एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, और अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है। सेक्शन 41 बोलता है कि थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो परफॉर्म। पर्सनल स्किल है तब तो बात नहीं है, तब तो सिर्फ प्रोमिसर कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। पर्सनल स्किल के अलावा अगर और कोई प्रॉमिस है तो थर्ड पार्टी भी वो प्रॉमिस पूरा कर सकती है प्रोमिसर के बिहाफ पर। समझ गए? तो यहाँ पर सेक्शन 40, सेक्शन 41 ये दो अपन ने अंडरस्टूड किए थे। यहां तक कल अपन ने पूरा पढ़ा था। सेक्शन 37 से अपन ने स्टार्ट किया था, एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया था। देन वी मूव ऑन टू अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड कब कंसीडर की जाती है। उसमें अपन ने चार कंडीशंस पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने नया टॉपिक चालू किया था जिसका नाम था हु मे परफॉर्म। उसमें तीन सेक्शन है, 40, 41 एंड 42। 40 और 41 को अपन ने रीड किया था, अंडरस्टूड किया था। 40 बोलता है प्रोमिसर खुद परफॉर्म कर सकता है, उसका एजेंट परफॉर्म कर सकता है, एंड इन केस डेथ ऑफ प्रोमिसर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन आल्सो परफॉर्म। सेक्शन 41 बोलता है कि थर्ड पार्टी कैन आल्सो परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसर। ठीक है, क्लियर? सेक्शन 42 जो है ना, ये मैंने कल आपको करवाया नहीं था क्योंकि अगला टॉपिक जो है सेक्शन 42 से 45 जॉइंट प्रोमिसर, उसका भी पार्ट है। तो सेक्शन 42 अपन उस पार्ट के साथ करेंगे, उस पार्ट के साथ करेंगे तो इस पार्ट के साथ वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कोई चीज कॉमन होती है तो आप कॉमन को अलग निकाल देते हो ना, मैथ्स में करते हो ना ऐसा। कॉमन को आपने बाहर निकाल दिया, माने बाकी चीजों को ब्रैकेट में डाल दिया। तो कॉमन जो फैक्टर होता है उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। सेक्शन 42 इज कॉमन इन टू टॉपिक्स। हु में परफॉर्म में भी सेक्शन 42 है, और जॉइंट प्रोमिसर क्या होता है, जॉइंट प्रोमिस का क्या मतलब होता है, उसमें भी सेक्शन 42 है। तो सेक्शन 42 अब अपन नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक और दे रखा है जिसका नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन और असाइनमेंट क्या होता है, देखो इसको अपन समझेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन कि बुक से पढ़ लिया खाली रीड कर लिया। पहले समझते हैं सक्सेशन और असाइनमेंट होता क्या है, ध्यान से समझना। एक तो वर्ड आया है सक्सेशन और दूसरा वर्ड आया है असाइनमेंट। इन दो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है अपन को। मैं पहले असाइनमेंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? असाइनमेंट में दो पार्टी होती है, एक तो होता है असाइनर और दूसरा होता है असाइनी। जो असाइनर होता है ना, वो अपना कोई भी बेनिफिट असाइनी को असाइन करता है और बदले में कुछ नहीं लेता। अपन ने याद एक टॉपिक पढ़ा था, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, याद आया? और उसमें अपन ने एक्सेप्शंस पढ़ा था, जिसमें एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या पॉइंट था, एक असाइनमेंट, याद आएगा? असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना बेनिफिट आपको असाइन किया है, ठीक है, और आप क्या हो, असाइनी। अपन ये किसमें पढ़ा था, सूट बाय थर्ड पार्टी में पढ़ा था। तो आप भी उस पर केस कर सकते हो क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। वो उस केस में अपन ने पढ़ा था, वो ये असाइनमेंट है। इसको अपन किस पॉइंट से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने अपना बेनिफिट आपको असाइन किया, तो
असाइनमेंट के केस में ना जो असाइनर होता है वो अपनी लाइफ टाइम के दौरान भी अपना बेनिफिट किसी और को दे सकता है। जैसे मैं जिंदा हूं और मैंने अपना बेनिफिट आपको दे दिया तो उसके लिए मेरा मरना जरूरी नहीं है। लेकिन सक्सेशन का जो केस होता है ना वो किसी के मरने के बाद ही उसकी अगली पीढ़ी को जाता है। जैसे दादाजी मरेंगे तो संपत्ति किसको मिलेगी? दादी जी को। दादी जी मरेगी तो पिताजी को या ताऊ जी को, जो भी बच्चों को मिलेगी। वो मरेंगे तो अपन को मिलेगी। ये सक्सेशन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रॉपर्टी तभी पास ऑन हो सकती है जब पहली पीढ़ी खत्म हो। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? असाइनमेंट के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। रिलायंस लिमिटेड का डिविडेंड मुझे मिलने वाला था, मैंने वो डिविडेंड आपको असाइन कर दिया, तो उसके लिए मेरा मरना जरूरी थोड़ी ना? नहीं। असाइनमेंट ड्यूरिंग द लाइफ हो सकता है, सक्सेशन आफ्टर द डेथ ही पॉसिबल है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, असाइनमेंट के केस में ना असाइनर ने सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही असाइन कर सकता है, कोई ऑब्लिगेशन असाइन नहीं कर सकता। ओनली बेनिफिट। अगर मैं आपको रिलायंस लिमिटेड से मिलने वाला डिविडेंड ट्रांसफर कर रहा हूं और बदले में आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हो तो फिर वो असाइनमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। असाइनमेंट तभी वैलिड होता है जब ट्रांसफर किए गए बेनिफिट के बदले असाइनर कुछ भी नहीं रिसीव कर रहा हो। जैसे मैंने आपको बोला क्या मैं 50,000 रुपए मुझे मिलने वाले वो तू ले लेना, अभी के लिए 10,000 रुपए किसी को दे दे मेरे बोलने से, तो फिर वो असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आप 50,000 का बेनिफिट के साथ साथ 10,000 रुपए की ऑब्लिगेशन भी ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है। असाइनमेंट के केस में ओनली बेनिफिट और राइट और प्रॉपर्टी कैन बी पास्ड ऑन, बट नो ऑब्लिगेशन कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम असाइनर टू असाइनर। क्लियर? तो सिर्फ बेनिफिट पास ऑन करने का काम करता है। सक्सेशन के केस में ना दोनों पास ऑन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी और लायबिलिटी भी, प्रॉपर्टी भी और ऑब्लिगेशन भी। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है दारा सिंह जी। ठीक है? अब दारा सिंह जी की मान लो डेथ हो गई, तो दारा सिंह जी की मान लो असेट तो थी 25 लाख की और लाइबिलिटीज थी 10 लाख की। तो दारा सिंह जी की डेथ के बाद जो भी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना उसको दोनों पास ऑन होंगे, 25 लाख रुपए की सेट भी और 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी। समझ गए? इस केस में ऐसा नहीं होता। असाइनमेंट के केस में सिर्फ बेनिफिट पास ऑन होता है। असाइनमेंट ड्यूरिंग द लाइफ हो सकता है, जबकि सक्सेशन सिर्फ एट द एंड ऑफ लाइफ होता है। सक्सेशन के केस में दोनों चीज पास ऑन हो सकती है, सेट भी और लाइबिलिटी भी। और तीसरा डिफरेंस क्या है? असाइनमेंट के केस में आप अपना बेनिफिट किसी को भी असाइन कर सकते हो, लेकिन सक्सेशन के केस में जो भी एसेट या लाइबिलिटी पास होगी वो सिर्फ और सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हो सकती है, किसी भी और को नहीं। तो तीन डिफरेंस है। सक्सेशन असाइनमेंट का डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सक्सेशन किसी के मरने के बाद भी हो सकता है, असाइनमेंट ड्यूरिंग द लाइफ भी हो सकता है। सक्सेशन के केस में मरने के बाद असेट और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर हो सकती है। असाइनमेंट के केस में सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है, असेट ट्रांसफर हो सकती है, लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तीसरा डिफरेंस, सक्सेशन के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही प्रॉपर्टी पास ऑन होती है, लायबिलिटी पास ऑन होती है। असाइनमेंट आप किसी को भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं हो आपका रिश्तेदार भी हो गया। समझ गए? क्लियर है? these three are the difference between the succession and assignment। बस सक्सेशन में एक चीज याद रखना, मैंने बोला कि एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन लायबिलिटी की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है? जितनी एसेट की अमाउंट है। समझ में आ गया? जैसे इसमें 25 लाख रुपए की एसेट है, लायबिलिटी 10 लाख की है, तो कितना पास ऑन होगा दारा सिंह जी से उनके अगली पीढ़ी को? नहीं, 25 लाख की सेट 10 लाख की लायबिलिटी दोनों पास ऑन हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ये 25 लाख है और ये 40 लाख है लायबिलिटी, तो कितना पास ऑन होगा? 25 लाख तो सेट, 25 लाख लायबिलिटी। लायबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन असेट। क्लियर है? समझ गए? डन। सक्सेशन असाइनमेंट समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट? सक्सेशन लाइफ टाइम में नहीं पॉसिबल है, मरने के बाद ही होगा। असाइनमेंट ड्यूरिंग द लाइफ पॉसिबल है। सक्सेशन से सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास प्रॉपर्टी और लायबिलिटी पास ऑन होती है, असाइनमेंट आप किसी को भी कर सकते हो।
तीसरा, सक्सेशन के केस में लायबिलिटी और एसेट दो पास ऑन हो सकती है। असाइनमेंट के केस में सिर्फ बेनिफिट राइट या एसेट पास ऑन हो सकती है, लायबिलिटी पास ऑन नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, सेक्शन 42 से 45 वाला, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोविजर एंड प्रोमिजी। सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45, ये 4 सेक्शन अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इन 4 सेक्शन से मिलकर बना है, जिसका नाम है जॉइंट प्रोविजर एंड प्रोमिजी। जॉइंट प्रोविजर होता क्या है उसके बारे में आपको सेक्शन 42 में समझा रखा है। अपन ने सेक्शन 42 पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ना था, 40, 41, 42। तो जॉइंट प्रोविजर का मतलब क्या वो समझना। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी को प्रॉमिस करते हैं तो उन दोनों में से किसी को भी या उन दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उसे अपन क्या बोलता है, जॉइंट प्रॉमिस। जैसे कि एग्जांपल देखो, 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ने मिलकर कोई बिजनेस करने की सोची। बिजनेस करने के लिए इनको चाहिए था लोन, पैसा। बिजनेस पैसे के बिना हो सकता है यार, कुछ तो पैसा चाहिए ना। या तो कोई आपको उधारी में गुड्स देने के लिए तैयार है, या आपके पास गुड्स खरीदने के लिए पैसा है। मान लो इन तीनों को गुड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए था और इन्होंने 20 लाख रुपए, कितने, 20 लाख रुपीस, किससे ले लिए, मिस्टर वाई से। और प्रॉमिस क्या क्या है कि हम तीनों मिलकर या हम तीनों में से कोई भी ये 20 लाख रुपए आपको 1 साल बाद चुका देगा। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट लिए, 10% पर एनम। तो कितने रुपए चुकाने हैं, 22 लाख। 20 लाख रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट, और उसका 10% 1 साल का अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो 22 लाख रुपए ये तीनों मिलकर मिस्टर वाई को आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने बाद चुका देंगे। ये प्रॉमिस है। इन तीनों ने मिलकर जो प्रॉमिस किया है ना, दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रॉमिस। और जो जॉइंट प्रॉमिस मिलकर करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोमिजर्स। समझ में आया? अगर मान लो मैं और मेरा दोस्त मिलकर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप मुझे पैसे दे दो, हम मिलकर चुका देंगे, तो वो जो मिलकर करने वाला प्रॉमिस है ना, दैट इज कॉल्ड जॉइंट प्रॉमिस। एंड द पीपल हु आर डूइंग दैट मिलकर करने वाला प्रॉमिस आर कॉल्ड जॉइंट प्रोमिजर्स। A, B, C are joint promisers in this case, who have promised jointly to Mr. Y for repayment of loan plus interest, which will be 22 lakh rupees. ठीक है, after 12 months. Clear है? तो इसको पढ़ लेते हैं। If 2 or more persons have made a joint promise, ordinarily all of them during their lifetime must joint fulfill the promise. After the death of any of them, his legal representative jointly with the survivor or survivor should do so. अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो जॉइंट प्रोमिजर्स में से किसी प्रोमिजर की डेथ हो जाती है, जैसे ए की डेथ हो गई, तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उसका नाम मान लो मिस्टर के है। क्या नाम है उसका, मान लो मिस्टर के। तो मिस्टर के, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जॉइंट प्रोमिजर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइड जॉइंट प्रोमिजर प्लस सर्वाइव्ड जॉइंट प्रोमिजर्स, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे आपस में, जॉइंट प्रोमिजर्स। मान लो तीनों की डेथ हो गई, तीनों एक ही गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बहुत भयंकर था, तीनों में से कोई नहीं बचा। अब इन तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लो मिस्टर ए का मिस्टर के है, मिस्टर बी का मान लो मिस्टर एल है, और इसका मिस्टर एम है। तो मिस्टर के, एल और एम, ये तीनों मिलकर क्या हो गए, जॉइंट प्रोमिजर्स। सेक्शन 42 बोलता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी चीज को पूरा करने का प्रॉमिस करते हैं तो उनको जॉइंट प्रोमिजर्स बोलते हैं, और इस चीज को बोलते हैं जॉइंट प्रॉमिस। ठीक है? अगर जॉइंट प्रोमिजर्स में से किसी एक प्रोमिजर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बचे हुए जॉइंट प्रोमिजर्स जो हैं वो आपस में जॉइंट प्रोमिजर्स कहलाएंगे। अगर मान लो सारे जॉइंट प्रोमिजर्स की डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलकर क्या कहलाएंगे, जॉइंट प्रोमिजर्स। क्लियर है? ये सेक्शन 42 है, बस इतना ही है सेक्शन 42। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। X, Y and Z who had joint promisely borrowed money must during their lifetime jointly repay the debt. Upon the death of X, his representative states S along with Y and Z should jointly repay the debt and so on.
If in an accident all the borrowers X, Y, and Z dies, then their legal representative must fulfill the joint promise and repay the borrowed amount. This rule is applicable only if the contract reveals no contrary intention. देखो इसमें क्या हो रहा है, तीन दोस्तों ने मिलकर प्रॉमिस किया था कि हम हमारी जिंदगी में कभी भी चुकाओ लेकिन आपका पैसा चुका देंगे। अब उसमें से एक दोस्त की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बचे हुए जॉइंट प्रोमिस मिलकर क्या हो गए, जॉइंट प्रोमिस। सबकी डेथ हो गई तो फिर सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या हो जाएंगे, जॉइंट प्रोमिस। ठीक है, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिख रखा हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है मान लो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंट प्रोमिस नहीं माने जाएंगे तो फिर नहीं माने जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है तो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिख रखा तो फिर सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बन सकते हैं, आपस में जॉइंट प्रोमिस बन सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 43 पे आते हैं। सेक्शन 43 क्या बोलता है उसको समझेंगे, देखना। एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या है, अभी देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर 22 लाख रुपए चुकाने। किसको चुकाने थे, मिस्टर वाई को। पढ़ा था ना अपन ने अभी अभी एग्जांपल में मेरे। अभी वाई जो है ना, ये किसी भी जॉइंट प्रोमिजर को या किसी भी जॉइंट प्रोमिजर को सारे जॉइंट प्रोमिजर्स को पे करने के लिए बोल सकता है। मतलब मिस्टर वाई ए को भी बोल सकते हैं, मिस्टर वाई बी को भी बोल सकते हैं, मिस्टर वाई सी को भी बोल सकते हैं, या ए बी सी तीनों को भी बोल सकते हैं, या ए बी को बोल दिया या बी सी को बोल दिया या ए सी को बोल दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों को ही बोले, या कोई जरूरी नहीं है कि तीनों को बोलना कंपलसरी है। एक को भी बोल सकते हैं, दो को भी बोल सकते हैं, तीन को भी बोल सकते हैं, इसकी चॉइस है। मान लो मिस्टर वाई ने सी को बोल दिया कि भैया 22 लाख रुपए देने का टाइम हो गया, आपके 12 महीने खत्म हो गए, 12 मंथ्स आर ओवर, प्लीज रीपे मनी, 22 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। इन्होंने बोला बिल्कुल वाजिब बात है भाई साहब, 22 लाख रुपए आपको पे करने का टाइम आ गया। तो सी ने वो 22 लाख रुपए मिस्टर वाई को पे कर दी। अब बताओ सी के अकेले की जिम्मेदारी थी क्या, या कोई और भी था जिसने वादा किया था, ये और भी नहीं किया था ना। तो सी अपना हिस्सा तो देगा, लेकिन इन दोनों का हिस्सा भी उसने दिए, तो इनसे उनका हिस्सा रिकवर करने का पावर सी के पास है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लो आप तीन दोस्त गए थे और आपने डिसाइड किया था टीटीएमएम पे चलेंगे। टीटीएमएम पता क्या होता है, तू तेरा मैं मेरा, मतलब तू तेरे रुपए देगा मैं मेरे रुपए दूंगा, कॉन्ट्री पर गए हो मतलब। तो अगर एक बार एक दोस्त ने दे दिए, से मान लो 1500 रुपए का बिल आया था होटल का, तो बाकी के दोस्तों से उसके रिकवर करने का राइट रखता है नहीं रखता। उसकी पार्टी नहीं थी ना, टीटीएमएम पे गए। तो जब कॉन्ट्री में आप कोई चीज कर रहे हो तो सबकी कॉन्ट्री लगनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जब सी ने 22 लाख रुपए दे दिए जो ए बी सी तीनों ने मिलकर लिए हैं, अकेले सी ने तो लिए नहीं, तो सी किससे रिकवर कर सकता है, दो हिस्से ए और बी से। तो 22 लाख डिवाइडेड बाई 3, इस पे जो भी अमाउंट आती है ना वो ए से भी ले लेगा और वो बी से भी ले लेगा, और एक हिस्सा किसका हो गया, उसका सी का खुद का, वो तो खुद को उसने दे ही दिया। क्लियर है, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जॉइंट प्रॉमिस होता है, इसको पढ़ लेते हैं। When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promises to perform the whole of the promise. ये लिख रखा है। अगर लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि किसको बोल सकते हैं तब तो उसी को बोल सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिख रखा तो जिस जॉइंट प्रोमिजर को बोलना चाहे ना प्रोमिजी, उसको पूरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो बोल सकता है। मतलब यहाँ पर वाई ऐसा नहीं कि सी को बोलेगा तू तो तेरा हिस्सा दे दे खाली, वाई सी को पूरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए भी बोल सकता है। आगे, each promisers may compel contribution. Each of the two or more joint promisers may compel every other joint promisers to contribute equally with himself to performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और रेशियो डिसाइड कर रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज बराबर बराबर बांटेंगे। तो सी ने अगर 22 लाख रुपए इसके को दिए तो सी के पास अधिकार है या नहीं है बी से उनका हिस्सा लेने का, है ना। बस यही बोल रहे हैं कि जो भी जॉइंट प्रोमिजर प्रॉमिस पूरा कर देता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो बाकी जॉइंट प्रोमिजर्स को उनका कंट्रीब्यूशन पे करने के लिए कंपील कर सकता है। कंपील का मतलब समझते हो, फोर्स कर सकता है एक तरीके से, है ना, कानूनन रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है अगर वो नहीं दे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन कॉल फॉर ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। अगर एक जॉइंट प्रोमिजर को पूरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए बोला गया है तो बाकी के लोगों से प्रॉमिस पूरा करने के लिए, उनका हिस्सा देने के लिए बोल सकता है। इसमें सी के पास राइट है
ए और बी दोनों से पैसे लेने का। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, इसको समझते हैं आप। इफ एनी ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मेक्स डिफॉल्ट इन such contribution, the remaining joint promises must bear the loss arising from such default in equal share। आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी है, पार्टनरशिप में जब तक डिसाइड नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो पार्टनरशिप में क्या करते हैं, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कम पैसे रिकवर हुए तो उसका लॉस कौन बियर करता है, बाकी के पार्टनर्स करते हैं इक्वली। एक गार्डनर वर्सेस मेरे रूल भी होता है, वो अप्लाई नहीं होता आजकल। पहले क्या होता था कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में आप हिस्सा बांटते थे, वो हट गया, उसको छोड़ो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटते हैं, और जब तक प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं डिसाइड होता तब तक वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो उसी बेसिस पर करते हैं। ए बी सी तीन जॉइंट प्रोविजर्स थे, इन तीनों में से ए ने मान लो 21 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, किसको कर दिया, वाई को। तो इसको 7 लाख रुपए तो बी से रिकवर करने और 7 लाख रुपए ए से रिकवर करने, ठीक है। तो इसके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 14 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इसके पास तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस है, इनके पास ये माइनस हो जाएंगे। तो इसके भी कितने आ जाएंगे, नेट 7 लाख रुपए आ जाएंगे। तीनों के साथ 7 लाख रुपए माइनस हो गए, मतलब तीनों ने 7-7 लाख रुपए दे दी। ये होना चाहिए ना हिसाब, है ना, हिसाब ये होना चाहिए ना। लेकिन मान लो बी है, इसकी हालत माड़ी है, हालत माड़ी मतलब इसकी सिचुएशन खराब है, फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके। ये मान लो सिर्फ 2 लाख रुपए दे पाए, कितने, 2 लाख। तो अब टोटल कितने रुपए चाहिए थे, 21 लाख। 21 लाख में से इसके कितने आ गए, 2 लाख। तो बच गए कितने, 19 लाख। 19 लाख डिवाइडेड बाई 2 करोड़, 9.5 लाख। मैंने क्या क्या समझ में आया क्या, जो भी कम हिस्सा रिकवर होता है किसी से, वो कम हिस्सा बाकी के जो जॉइंट प्रोमिसर्स है ना, वो आपस में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सी को 7 लाख रुपए देने, ए को 7 लाख रुपए देने, बी को 7 लाख रुपए देने थे, लेकिन उसने कितने दिए, 2 लाख। कितने कम दिए, 5 लाख। उसके 5 लाख ए और सी बराबर बराबर बांटेंगे, कितने कितने बांटेंगे, 2.5 लाख 2.5 लाख। जोड़ो, 7 प्लस 2.5, 7 प्लस 2.5 कितने कितने हैं उनके, 9.5 आए ना, 9.5। समझ गए। मैं पार्टनरशिप में नहीं करते थे अपन, एक पार्टनर अगर कम लेकर आया है तो उसका डेफिसिट बाकी के पार्टनर्स बराबर बराबर बांट लेंगे। यहाँ पर कितने रुपए लेकर आया है, सिर्फ 2 लाख। तो सी क्या बोलेगा, यार बी ने तो 2 लाख रुपए दिए, तो 5 लाख रुपए उसके कम आए, तो अपन दोनों बराबर बराबर बांट लेते। यही होगी ना बात, समझ गए क्या। कायदा क्या बनता है, बताओ कायदा क्या बनता है, सी के अकेले की जिम्मेदारी है क्या, नहीं। अब बी तो इंसॉल्वेंट हो गया, बी के पास पैसे ही नहीं है, चमड़ी थोड़ी उधेड़ दी उसकी, नहीं है तो 2 लाख रुपए ही दिए हैं बी ने, तो उसकी जो डेफिसिट है 5 लाख रुपए कम, दैट हैज टू बी इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड सी। तो अब 5 लाख रुपए उससे कम आए हैं, तो सी बोलेगा देख भाई, तूने तेरे 7 लाख रुपए दे दिए ए को, और बी ने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, तो बी के 5 लाख रुपए कम आए, तो उसके 2.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, 2.5 लाख रुपए मैं सहन कर लूंगा। ये बोलेगा ठीक है। तो ए को टोटल कितने रुपए देने, सी को 9.5 लाख रुपए, बी को कितने देने, 2 लाख रुपए, और बाकी के 9.5 लाख रुपए कौन देगा, सी। समझ में आ गया हिसाब कैसे किया अपन ने। अगर मान लो ए है, उसके पास भी 5 लाख रुपए ये खाली, ये तो बोल रहा है मैं मेरी पूरी नहीं दूंगा, 2 लाख रुपए मेरे पास भी कम है। तो बताओ कैसे बटेंगे रुपए, 5 लाख तो देगा ए, 2 लाख देगा बी, 14 लाख रुपए देगा सी। पार्टनरशिप में क्या होता है, या तो आपको सारे पार्टनरशिप की लायबिलिटी चुकानी पड़ती है, या आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाओ, विच एवर इज अर्लियर। होता है ना ऐसा। पार्टनर को घर से पैसे लाकर देने पड़ते हैं, नहीं पड़ते पार्टनरशिप में, अगर पार्टनरशिप फर्म में डेफिसिट है तो लाने पड़ते हैं ना। तो या तो आप पैसे लेकर आते रहो जब तक पूरी लायबिलिटी पे नहीं हो जाती, या फिर आप क्या डिक्लेयर हो जाओ, इंसॉल्वेंट। यहाँ पर भी सेम चीज है। आप बोलोगे सर सी के साथ तो अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है सी के साथ, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ पार्टनरशिप ही क्यों की जिनके पास पैसे ही नहीं थे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अपन ने माइनर के केस में एक पॉइंट पढ़ा था, जॉइंट प्रोमिसर्स बाय माइनर, याद आया। तो मैंने क्या बोला था कि अपन ये बाद में पढ़ेंगे। अब वो पॉइंट जाकर पढ़े, तो उसमें क्या लिख रखा है कि माइनर और मेजर मिलकर अगर जॉइंट प्रॉमिस करना चाहे
तो कर सकते हैं, लेकिन माइनर की लायबिलिटी नहीं होगी। ये दोनों मान लो माइनर है, सी से मांगे वाई ने रुपए, 21 लाख रुपए दो, सी ने दे दिए, क्या सी 1 रुपए भी रिकवर कर पाएगा एजेंट से अगर ये मना कर देता? अगर माइनर है तो। मैं इस केस में माइनर नहीं बता रहा, इसमें तो मेजर, इसमें तो इंसॉल्वेंट हुए, इंसॉल्वेंट होने के बाद रिकवरी पॉसिबल है किसी से? दिवालिया घोषित हो गया अगला, और क्या करोगे अब? जलाना बाकी है खाली, उसको, मर गया है वो पैसों के मामले में। तो समझ गए क्या? तो ना तो बी के पास रुपए थे पूरे, ना ए के पास रुपए थे, तो ए सी को बेयर करने पड़े। और अगर मान लो सिर्फ बी से रुपए कमाए, तो उसके जितने रुपए कमाए वो कौन बेयर करेगा? ए एंड सी। तो किसी भी तरीके से हो सकता है। क्लियर? तो क्लियरली ध्यान रखना, सेक्शन 42 बोलता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर साथ में प्रॉमिस करते हैं तो उसे जॉइंट प्रॉमिस बोलते हैं, और ऐसा करने वाले लोग आपस में क्या कहलाते हैं? जॉइंट प्रोमिजर्स। अगर किसी जॉइंट प्रोमिजर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बचे हुए जॉइंट प्रोमिजर्स आपस में क्या कहलाएंगे? जॉइंट प्रोमिजर्स। अगर सारे जॉइंट प्रोमिजर्स की डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाएंगे? जॉइंट प्रोमिजर्स, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज डिसाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मानेंगे जॉइंट प्रोमिजर, तो बात अलग है, अदरवाइज माना जाएगा। दो चीजें होती है, एक तो बाय डिफॉल्ट, एक होता है कि आप सेटिंग करते हो। जैसे फोन होता है, फोन में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आती है ना, फिर आप उनको चेंज कर सकते हो ना, अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बी जॉइंट प्रोमिजर्स, तो वो नहीं हो सकती, अदरवाइज होंगे। क्लियर है ना? बाय डिफॉल्ट तो होंगे, अगर एक्सप्रेस तौर पे लिख रखा है कि नहीं हो सकते तो बात अलग है। ये सेक्शन 42 था। सेक्शन 43 बोलता है कि जो भी जॉइंट प्रोमिजर्स है उनमें से किसी को भी या सबको प्रोमिस बोल सकता है उनका प्रॉमिस पूरा करने के लिए। जिस भी जॉइंट प्रोमिजर को प्रॉमिस पूरा करने के लिए बोला गया है ना, उससे प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। जो भी बाकी जॉइंट प्रोमिजर्स का हिस्सा है वो उनसे वो हिस्सा मांगना का हक रखता है, वो उनको कंपील कर सकता है उनका हिस्सा पे करने के लिए। अगर कोई जॉइंट प्रोमिटर अपना हिस्सा पूरा नहीं दे पा रहा है या दे ही नहीं पा रहा कुछ भी, तो उसका जो भी पैसा कम रिकवर हुआ या नहीं रिकवर हुआ वो बाकी के जॉइंट प्रोमिटर्स आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज डिसाइडेड। अगर आपने कुछ और रेशियो डिसाइड कर रखा है, जैसे 2:1 का रेशियो डिसाइड कर रखा है, तो बात अलग है, वरना कैसा रेशियो होता है? इक्वल रेशियो होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या 42 और 43 में? समझ में आ रहा है? 42 43 जॉइंट प्रोमिजर्स क्या होते हैं, समझ में आया? सेक्शन 43 समझ में आया कैसे लायबिलिटी का आपस में सेटलमेंट होगा? अब 44 पर चलते हैं। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिजर, सेक्शन 44। The effect of release of one of joint promises is dealt with the section 44, which is stated below. Where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promises by the promisee does not discharge the other joint promises or the joint promises, neither does it free the joint promises so release from the responsibility to other joint promiser or promisers. अभी क्या लिख रखा है समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए बी सी तीनों को मिलकर मिस्टर वाई को 21 लाख रुपए देने थे, ठीक है? मिस्टर वाई अगर चाहे तो इन तीनों में से किसी को भी रिलीज कर सकता है। रिलीज करने का मतलब कि वो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा, ना उसको प्रॉमिस पूरा करने के लिए बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो प्रोमिस को भी प्रॉमिस पूरा नहीं करना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर वाई ने ए को प्रॉमिस किया कि जाओ मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, ना तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करूंगा, लेकिन वो बी और सी से तो मांग सकता है। अब मान लो 21 लाख रुपए थे ना, उसने सी से मांग ली कि लाओ 21 लाख रुपए दो, तो सी ने वो 21 लाख रुपए मिस्टर वाई को दे दिए, तो क्या सी सिर्फ बी से रिकवर कर सकता है या ए से भी कर सकता है? बताओ। दोनों से कर सकता है, क्योंकि ए को वाई ने रिलीज किया है, ए को सी ने रिलीज नहीं किया कि मैं पैसे नहीं मांगूंगा तुमसे। सी ने वो 21 लाख रुपए अगर वाई को दिए हैं तो सी हैज अ राइट टू रिकवर 7 लाख फ्रॉम बी, 7 लाख फ्रॉम ए। इट डजंट मैटर कि वाई ने उसको रिलीज किया था या नहीं किया था। तो पहली बात, अगर प्रोमिजी किसी भी एक जॉइंट प्रोमिजर को रिलीज कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जॉइंट प्रोमिजर भी रिलीज हो जाएंगे, वो अभी भी लायबल है। दूसरा, अगर कोई जॉइंट प्रोमिजर को प्रोमिजी ने रिलीज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉइंट प्रोमिजर बाकी के जॉइंट प्रोमिजर्स के लिए लायबल नहीं होगा। जो भी जॉइंट प्रोमिजर प्रोमिस चुकाएगा वो उस जॉइंट प्रोमिजर से भी रिकवर कर सकता है जिसे प्रोमिजी ने रिलीज किया था। वाई ने रिलीज किया ए को, सी ने किया था ए को रिलीज नहीं ना। तो अगर सी से वाई ने पैसे मांगे
और सी ने वो 21 लाख रुपए वाई को दिए हैं, तो फिर सी 7 लाख रुपए ऐसे मांग सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मांग सकता है। वाई तो दोनों को रिलीज कर देगा और सी से पैसे मांग लेगा, तो सी पागल थोड़ी ना कि पैसे भी लग गए और वो दोनों मजे भी कर रहे हैं। और समझ गए क्या? क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो सी से वाई ने जब पैसे मांगे तो ए का हिस्सा कम करके मांग लिए, बोले ए से मैं पैसे नहीं ले सकता, वो दोस्त है मेरा, खाली 14 लाख रुपए ले दे, तो सी ने 14 लाख रुपए ले लिए मिस्टर वाई को। अब बताओ 14 लाख रुपए में से हिस्सा मांग सकता है क्या सी ए से? यस, मांग सकता है। जब प्रोमिस तीनों का मिलकर था, तो जो एग्जेम्पशन या जो रिलीज मिलेगा वो भी तीनों को मिलकर मिलेगा। 21 लाख रुपए के लिए कितने लोग जिम्मेदार थे? ए बी सी तीनों। तो 14 लाख रुपए के लिए भी कितने लोग जिम्मेदार होंगे? ए बी सी तीनों। समझ गए? अगर लाइबिलिटी आप साथ में बांटने के लिए तैयार हो तो कोई फायदा भी आप सब में बटेगा। 7 लाख रुपए जो रिलीज हुए हैं वो सिर्फ ए की रिलीज नहीं माने जाएंगे। समझ गए क्या? एक काम हो सकता था, अगर सी को वाई को ये पैसे नहीं लेने थे तो वाई सी से 21 लाख रुपए ले लेता, फिर 7 लाख रुपए ए को दे देता, बोले सी को दे देता। समझ में आ गई कहानी? लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसने सी से 7 लाख रुपए कम लिए तो उसका बेनिफिट सिर्फ ए को मिल जाएगा। द बेनिफिट विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल द जॉइंट प्रोविजर्स इक्वली। लायबिलिटी बराबर बांट रहे हो तो बेनिफिट भी बराबर बांटो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर एक जन का हिस्सा नहीं लिया प्रोविजन ने और बोला इससे मत लेना, उसका मतलब ये नहीं कि उससे नहीं लिए जाएंगे। जितने कम लिए गए ना उतने तीनों के कम होंगे टोटल में से, और तीनों में कम करके तीनों का भाग दे दो। मतलब यहाँ पर 7 लाख रुपए कम लिए तो 21 लाख रुपए टोटल लायबिलिटी थी ना, टोटल लायबिलिटी कितनी चुकानी पड़ी? 14 लाख रुपए, तो 14 लाख रुपए तीनों बांट लो। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ गई ना? ऐसे हो गई। सेक्शन 44 ये है। तो आपको 42 समझ में आ गया, 43 समझ में आ गया, 44 समझ में आ गया क्या? एक एग्जांपल दे रखा है, ये पढ़ लो ये। पढ़ लिया? समझ में आ गई? वही बात लिख रखी है कि वो भले ही 9 लाख रुपए अब ए से नहीं मांगेगा, लेकिन वो बी और सी से तो मांग सकता है। बी और सी से उसने मांगे तो वो दोनों जो एक का हिस्सा है वो उससे मांग सकते हैं। समझ गए? लास्ट सेक्शन है सेक्शन 45 इस टॉपिक का, राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिजी। राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिजी क्या होते हैं देखते हैं। जैसे जॉइंट प्रोमिजर्स थे ना ए बी सी, और इन्होंने मिलकर डी को प्रॉमिस किया, तो ये तो क्या हो गए? ये क्या हो गया? जॉइंट प्रोविजन नहीं हुई, ये अकेला ही है तो क्या हुआ? ये प्रोविजन। जॉइंट कैसे हो सकते हैं देखना, आई प्रोमिस यू ऑल, या मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए बोरोड मनी फ्रॉम वाई एंड जेड टू बी पेड आफ्टर 6 months। ए ने वाई और जेड से मनी बोरो करी है जो 6 महीने बाद पे करेगा, तो ए तो क्या हो गया? प्रोमिजर, और वाई और जेड क्या हो गए? जॉइंट प्रोविजन। समझ गए क्या? मैंने प्रॉमिस किया है कि आप मुझे मिलकर पैसे दे दो, मैं आप लोगों को 6 महीने बाद चुका दूंगा, तो आप लोगों ने मिलकर पैसे दिए, तो आप तो क्या हो गए? जॉइंट प्रोमिजर। मैं क्या हो गया? जॉइंट प्रोमिजर नहीं, सिंगल बचाऊं मैं, जॉइंट प्रोमिजर। ठीक है? क्लियर है? अब जॉइंट प्रोमिजी वाले में भी सेम नियम है। अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिजी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बचे हुए जॉइंट प्रोमिजी आपस में क्या हो जाएंगे? जॉइंट प्रोमिजी। अगर सारे जॉइंट प्रोमिजी की डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? जॉइंट प्रोमिजी। रिवर्स ऑफ सेक्शन 42 सेम पॉइंट है, पढ़ लेते हैं इसको।
When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them. With them during the joint lives and after the death, any one of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, with the representative of all jointly. वही चीज लिख रखा अजीब तरीके से, बात सिंपल सी है कि जब एक व्यक्ति दो या दो से ज्यादा लोगों को मिलकर प्रॉमिस करता है, तो वो दो या दो से ज्यादा लोग जिनको प्रॉमिस किया गया है वो तो जॉइंट प्रोमिजी है, और प्रॉमिस करने वाला प्रोमिजर है। अगर उन जॉइंट प्रोमिजी में से किसी भी एक की डेथ हो जाती है, तो उसकी जिसकी डेथ हुई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और बचे हुए सर्वाइवर्स जॉइंट प्रोमिजी आपस में क्या माने जाएंगे, जॉइंट प्रोमिजी। और अगर लास्ट सर्वाइवर की मतलब सारे जॉइंट प्रोमिजीज की डेथ हो गई, तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या माने जाएंगे, जॉइंट प्रोमिजीज। समझ में आ गई क्या बात? किसी को कोई डाउट? सेक्शन 42 था ना, वो जॉइंट प्रोमिजर्स के बारे में था, सेक्शन 45 जॉइंट प्रोमिजी के बारे में, सेम है। क्लियर? तो 42 45 सेम है, बस 42 जॉइंट प्रोमिजर है, 45 जॉइंट प्रोमिजी है। 43 क्या था कि जॉइंट प्रोमिजर्स कैसे लायबल होंगे, और अगर किसी जॉइंट प्रोमिजर से पैसे कम आते हैं तो बाकी की जॉइंट प्रोमिजर्स उनको कैसे बांटेंगे। और 44 था कि अगर किसी जॉइंट प्रोमिजर को प्रोमिजी ने रिलीज कर दिया, तो क्या वो बाकी जॉइंट प्रोमिजर्स के लिए लायबल होगा? आंसर इज यस। क्या वो प्रोमिजी के लिए लायबल होगा? आंसर इज नो। ठीक है, बाकी के जॉइंट प्रोमिजर्स प्रोमिजी के लिए लायबल होंगे? आंसर इज यस। समझ गए? क्लियर है? 42 43 44 45 इनमें किसी को कोई डाउट है? ये बताओ, नहीं डाउट है ना? तो अपने देखो कौन कौन से सेक्शन हो गए, 37 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, और 45 हो गया। इसके अलावा अपन एक टॉपिक और कर लिया जिसका नाम था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिडेशन। कब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को वैलिडेट माना जाता है, वैलिडेट किया जा सकता है, ये टॉपिक है। पहले मैं बताऊं ना आपको, सेक्शन 38 हुआ करता था, और साथ में कुछ पोर्शन 39 में भी था। अब अपने नए सिलेबस में क्योंकि सेक्शन 38 39 का जिक्र अभी तक नहीं है, जिनका जिक्र नहीं है उनका जिक्र नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है अपन को। अपने लिए सर्वोपरि कौन है फिलहाल? आईसीएआई। किसके लिए एग्जाम दे रहे हैं अपन, किसके एग्जाम होते हैं? आईसीएआई के एग्जाम होते हैं ना, तो अपन उसके कंटेंट के हिसाब से पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल का है, मेरा नहीं है बुक, ना किसी और राइटर का है। दिस बुक रेफर्स टू द आईसीआई, तो ये आईसीआई से रिलेटेड बुक है, तो उसी से अपन कर रहे हैं। क्लियर है? तो सेक्शन 37 हो गया, और 40 41 हो गया था, और 42 से 45 ये तीन टॉपिक हो गए। एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वाला टॉपिक पूरा हो गया। 46 टू 50 जो है ना, ये अपन लेटर ऑन करेंगे, मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है ना, ये टॉपिक अभी नहीं कर रहे। 51 टू 58, 59 टू 61, 62 टू 67, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चार टॉपिक हो रहे हैं। मैक्सिमम 2 दिन का काम है, 2 दिन में पूरा करवा दूंगा मैं। ये जो 3 सेक्शन है ना, ये छोटे छोटे से हैं। ये जो 8 सेक्शन है ना, ये भी बड़े नहीं है। और ये जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें 9 या 10 पॉइंट है, उसमें से 8 पॉइंट तो यहीं पर कवर हो जाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो अलग होगा। ठीक है ना? तो ये तो टॉपिक है ही नहीं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें खाली एक पॉइंट है मर्जर ऑफ राइट्स करके, उसके बारे में पहले कहीं नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। क्लियर? तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मेरे ख्याल से 2 दिन में हो जाएंगे। तो कल अपन सेक्शन 51 से 58 पर चलते हैं, अभी के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट टाइम हो गया, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।